हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कंपनी वर्ड कैसे डिराइव हुआ और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं वो बताया था। आज हम देखेंगे कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे कंपनीज एक्ट फोर्स में आया और कंपनीज एक्ट से जुड़ी हुई वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कंपनीज एक्ट को पूरा पढ़ने से पहले। जो भी कंपनीज एक्ट के बेसिक्स हैं, कौन कौन अथॉरिटी है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कंपनी लॉ। तो सबसे पहले ये समझना है कि इंडिया में कंपनी लॉ कैसे आया। देखो, आज के टाइम पे जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कोई एक्ट था कंपनीज के लिए? कंपनीज एक्ट 2013 तो अभी कुछ इयर्स पहले का ही एक्ट है, लेकिन उसके पहले क्या होता था, कैसे कंपनी रेगुलेट होती थी वो समझते हैं। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके पहले एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956। उससे सारी कंपनीज रेगुलेट होती थी। अब कंपनीज एक्ट 1956 के क्या पहले कोई कंपनीज एक्ट था जो कंपनी को रेगुलेट करता था? तो उसके पहले भी था 1912, उसके पहले था 1882, उसके पहले था 1850। तो कंपनीज एक्ट कोई नया एक्ट नहीं है, पहले से चला आ रहा है। जो भी प्रीवियस एक्ट्स थे वो रिपील होते गए, वो हटते चले गए और जो नया एक्ट है वो फोर्स में आता गया। 1850 रिपील हुआ तो 1882 आ गया, 1882 रिपील हुआ तो 1912 आ गया, 1912 रिपील हुआ तो 1956 आ गया, 1956 रिपील हुआ तो 2013 आ गया और आज तक जो फोर्स में है वो है 2013। अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो 2013 को रिपील करके नया एक्ट लाया जाएगा, लेकिन अभी तक कंपनीज एक्ट 2013 फोर्स में है। तो इस तरीके से इंडिया में कंपनीज एक्ट बना। इस तरीके से जो भी सारी कंपनीज थी उन्हें रेगुलेट किया जाता था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक चीज डिस्कस भी की थी कि कंपनी की डेफिनेशन क्या दी है कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या बताया था? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी वो वर्ड क्यों लिखा था? तो उन्होंने ये समझाया कि जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनेगी वो तो कंपनी है, लेकिन उसके पहले से भी जो कंपनी है उन्हें भी क्या माना जाएगा? कंपनी माना जाएगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो 1956 में 1912 में कंपनियां बनी होगी उन्हें भी कंपनी मानेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में, क्योंकि पुराने एक्ट सारे रिपील हो चुके हैं। अब जो फोर्स में है वो 2013 है। तो जितनी भी कंपनियां जो पहले बन गई और अब कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, सब पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से इंडिया में कंपनीज एक्ट का डेवलपमेंट हुआ। अब कंपनीज एक्ट 2013 कैसे पास हुआ उसके पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया में कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो हम यहाँ पे एक बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि बेसिकली बिल से एक्ट कैसे बनता है, तब आपको ज्यादा अच्छे से ये वाली चीज समझ में आएगी कि कंपनीज एक्ट कैसे फोर्स में आया था। तो पहले वो चीज समझते हैं। आपने इंडिया में देखा कि इंडिया में कई सारे एक्ट हैं। कंपनीज एक्ट हो गया, एलएलपी एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया। तो कोई भी एक्ट कैसे बनाया जाता है उसकी एक बेसिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हाउ बिल बिकम एन एक्ट। क्या होता है कि एक्ट बनने से पहले हम उसे क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तब वो बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है। तो हम जब तक प्रेसिडेंट की उस पर साइन ना हो जाए, जब तक कि वो फाइनल ना हो जाए, तब तक हम उसे क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन ईदर ऑफ द हाउसेज। हमारे यहाँ पे दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जिसे हम बोलते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पहले एक हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग होती है। उसके बाद सिलेक्ट कमिटी। जब भी किसी एक्ट को बनाना होता है तो कमिटी को सिलेक्ट करना होता है कि वो कमिटी उस पर क्या करेगी? काम करेगी। उसके बाद होती है सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। आफ्टर बिल पास बाय बोथ द हाउसेज ट्रांसफर टू प्रेसिडेंट। दोनों हाउस में जब बिल पास हो जाता है तो वो बिल कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब अपनी असेंट दे देते हैं, अपनी साइन उस बिल पे कर देते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होती है कि कैसे बिल से एक्ट तक हम आते हैं। तो जो एक मेन चीज है कोई भी बिल की एक्ट बनने के लिए वो ये है कि वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट की उस पर असेंट मिलनी चाहिए, तब वो बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है। अब देख लेते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 किस तरीके से एक्ट बना, कैसे फोर्स में आया, कब लोकसभा कब राज्यसभा की वहां पे असेंट
मिली, वो चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने बोला कि जब तक कि हमें प्रेसिडेंट की असेंट ना मिल जाए तब तक वो बिल रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनीज बिल 2014 was passed by the Lok Sabha on 18th December 2012 and by the Rajya Sabha on 8th August 2013। कंपनीज बिल 2013 को लोकसभा में रखा गया, वहां से वो 18 दिसंबर को पास हो गया। राज्यसभा में रखा गया, 8 अगस्त 2013 को वो पास हो गया। यहाँ पे जब कंपनीज एक्ट 2013 के लिए कमेटी बनाई गई थी तो कमेटी बनी थी जे ईरानी कमेटी। कमेटी का जो नाम होता है वो डिसाइड किया जाता है उनके चेयरमैन के नाम से। तो चेयरमैन, जो कमेटी के चेयरमैन थे, उनका नाम जे ईरानी था, तो इसीलिए कमेटी का नाम रखा गया जे ईरानी कमेटी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 हैज रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956। जो पुराना एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया। आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी ऑन 29 अगस्त 2013। उस वक्त जब कंपनीज एक्ट 2013 पास हो रहा था तब प्रणब मुखर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के। उन्होंने 29 अगस्त 2013 को अपनी एसेंट दी कंपनीज एक्ट को लाने के लिए। तो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो इस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 पास हुआ। अब ये देखते हैं कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वो 3 पिलर्स क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 पिलर्स क्या होती है इसके बारे में आप लोग अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आज हम ये देखेंगे कंपनीज एक्ट के कंटेक्स्ट में कि ये 3 पिलर्स का क्या रोल है। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव में कौन आते हैं, लेजिस्लेटिव में वो आते हैं जो कि लॉ मेकिंग अथॉरिटीज होती है, जो भी लॉ बनाता है वो लोग लेजिस्लेटिव में आते हैं। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो गया, लॉ मेकिंग। अगर हम देखें कि कंपनीज एक्ट को कहाँ से बनाया गया, कहाँ से वो पास हुआ, तो वो अथॉरिटी कौन थी, पार्लियामेंट। तो कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ। दूसरा यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो उसको एग्जीक्यूशन करवाएगा, मतलब जो उसे इम्प्लीमेंट करवाएगा। अब अगर हम देखें कि कंपनीज एक्ट 2013 में कौन वो अथॉरिटी है जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक ऐसी मिनिस्ट्री है इंडिया में जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। कंपनीज एक्ट 2013, उसके रूल्स, इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं सबको रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री को बनाया गया है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मिनिस्ट्री को बनाया गया है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इनको एक और पावर दी गई है कि रूल, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स दिए गए हैं, उसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, तो वो सब ये मिनिस्ट्री कर सकते हैं। सेकेंड है आरडी। आरडी का मतलब है रीजनल डायरेक्टर। इंडिया में जो रीजन्स हैं उसके हिसाब से आरडी को बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक मिनिस्ट्री है पूरे इंडिया में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 7 रीजनल डायरेक्टर को डेजिग्नेट कर दिया इंडिया में। ये 7 रीजनल डायरेक्टर होंगे जो अलग अलग रीजन को क्या करेंगे, रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो एमसी का इस तरीके से काम डिवाइड हो गया 7 आरडीज में, कि 7 आरडीज होंगे जो अलग अलग रीजन में मैनेज करेंगे। जिस रीजन में जिस आरडी को रेगुलेट करने के लिए बोला है वो उस पर्टिकुलर रीजन को ही क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। और इसके बाद आता है आरओसी। आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर हम आरओसी की बात करें तो आप मोटा मोटा ये बना सकते हो कि हर एक स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का हमने क्या करा, एक आरओसी बना दिया। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आरओसी है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का अपना आरओसी है। तो इस तरीके से स्टेट वाइज हमने क्या किया, आरओसी को डेजिग्नेट किया है। तो हम अगर बात करें तो सबसे टॉप पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से नीचे कौन आएगा, रीजनल डायरेक्टर, जिनको हमने 7 रीजन्स में डेजिग्नेट किया है। वो 7 रीजन जो उनके पर्टिकुलर रीजन है उसको वो अपने अपने रीजन्स को क्या करेंगे, रेगुलेट करने का काम करेंगे। उन आरडी के नीचे कौन काम करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज काम करते हैं, जिनको हमने क्या करा है, स्टेट वाइज डेजिग्नेट किया है। तो सबसे टॉप पे एमसीए है, फिर उससे नीचे आरडी है और उसके नीचे आरओसी है।
अब इसमें जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, इसमें मैंने कहा कि एक स्टेट वाइज उन्होंने क्या किया है, डेजिग्नेट किया है। अब कहीं जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्टेट के लिए उन्होंने क्या किया है, एक आरओसी को डेजिग्नेट कर दिया, और कहीं पर ऐसा भी है कि एक ही स्टेट में 2 आरओसी है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है लॉ इंटरप्रिटेशन, लॉ को इंटरप्रिटेट करना। जैसे हमारे इंडिया में कोर्ट्स हो गए तो उसे हम क्या बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं। उनका काम होता है लॉ को इंटरप्रिटेट करना। कंपनीज एक्ट में देखें तो कंपनीज एक्ट में कोर्ट का काम जो कर रहे हैं वो है एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। जब भी आपको कोई अपील करनी होती है तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। तो इंडिया में जैसे अगर कोई भी नॉर्मल केस हो तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। अगर 2 इंडिविजुअल के बीच में कोई भी लड़ाई हो गई तो वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो कंपनी के लिए आप कोर्ट नहीं, कंपनी के लिए आप एनसीएलटी जाएंगे। तो कोर्ट और एनसीएलटी सेम है। जो एनसीएलटी है उसे हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब कि एक जुडिशियल बॉडी की तरह हमने एक ट्रिब्यूनल बनाई है, उसे हम बोलते हैं एनसीएलटी। और एनसीएलटी से जब भी आपको अपील करनी होती है तो हम जाते हैं एनसीएलटी के पास। तो ये इस तरीके का कंपनीज एक्ट 2013 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो मेन अथॉरिटीज बोल लो या फिर ट्रिब्यूनल बोल लो जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में है, वो है ये सब, जिसमें एमसीए, आरडी, आरओसी, एनसीएलटी, एनसीएलटी कवर होता है। अब एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है, आरडी क्या है और आरओसी क्या है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एमसी रेगुलेट कॉर्पोरेट affairs in India through Companies Act 2013 and other allied act and rules. MC also protect investors and offers many important services to stakeholder. Ministry of Corporate Affairs is also entrusted with रूल मेकिंग पावर। तो अभी हमने ये बात की थी कि इंडिया में मिनिस्ट्री बना के रखी है कॉर्पोरेट अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, जिसे हम एमसीए बोलते हैं। एमसीए को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया है, रूल मेकिंग पावर। कंपनीज एक्ट में एक्ट तो है लेकिन साथ में रूल भी है। तो जो रूल बनाने की पावर है वो किसको दे दी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे दी। एक्ट तो कहाँ से पास हुआ है, पार्लियामेंट से पास हुआ है। तो एक्ट में चेंज कराने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, लेकिन रूल बनाने की पावर किसको दे दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे दी गई। सेकेंड है रीजनल डायरेक्टर। देर आर 7 रीजनल डायरेक्टर आरडी आर इन चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन, each region comprising a number of state and union territories. They supervise the working of the offices of the registrar of company and official liquidator working in a region. तो क्या बोला कि पूरे इंडिया में 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं जिनको रिस्पेक्टिव रीजन का चार्ज दिया गया है। जैसे अगर नॉर्दर्न रीजन है तो वहां का एक आरडी होगा, साउथ रीजन है तो उसका एक आरडी होगा। ऐसे रीजन वाइज उन्होंने क्या किया है, आरडी को डेजिग्नेट किया है। तो टोटल 7 आरडीज वहां पे डेजिग्नेटेड है। आरडी का मेन काम क्या है कि जो आरओसी है उनके वर्किंग को क्या करना, सुपरवाइज करना। नेक्स्ट है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROCs are vested with the prime duty of registering companies floated in the respective state and the union territory and ensuring that such companies comply with the statutory requirement under the act. ROC का काम क्या है, ROC का काम है कि कंपनीज जो रजिस्टर हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, वो सब करवाना, और साथ में ये इंश्योर करना कि जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, वो सारे रिक्वायरमेंट को, सारे कंप्लायंसेस पूरे करें। अब मैंने जैसे पहले भी बताया था, ऐसा हो सकता है कि 2 स्टेट के लिए, 3 स्टेट के लिए एक ही आरओसी को चार्ज दे दिया और एक स्टेट में 2 आरओसी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा कहाँ हुआ है, इंडिया में ऐसी 2 स्टेट्स हैं जहां पे एक ही स्टेट में 2 आरओसी है। अब वो कौन सी स्टेट है, तो पहली है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है। महाराष्ट्र एक स्टेट है जहां पे 2 आरओसी है। कौन से 2 आरओसी है, एक तो पुणे में और एक मुंबई में। एक पुणे में आरओसी है और दूसरा मुंबई में आरओसी। तो महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट हो गई जहां पे 2 आरओसी है, पुणे में और मुंबई में। और दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक आरओसी चेन्नई में है और दूसरा आरओसी कोयम्बटूर में है। तो तमिलनाडु एक वो स्टेट है जहां पे भी 2 आरओसी है। तो इंडिया में ऐसी 2 ही स्टेट है जहां पे 2 आरओसी एक स्टेट के अंदर सेटअप किए गए हैं। तो इन टोटल जो हमने ये अथॉरिटीज के बारे में पढ़ा, वो कंक्लूजन ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक मिनिस्ट्री है जिसका काम क्या है, मेन रूल मेकिंग पावर। उससे नीचे कौन आते हैं, रीजनल डायरेक्टर आते हैं जिनको रीजन वाइज चार्ज दिया गया है, जिनका मेन काम क्या होता है, आरओसीज को सुपरवाइज
करना। तो इनका ये मेन काम होता है। और फिर उसके बाद आरओसीज है। आरओसी को स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज चार्ज दिए गए हैं और आरओसी का काम ये होता है कि उनके स्टेट और उनके यूनियन टेरिटरी में जो कंपनी फॉल हो रही है उसको रजिस्टर करना और इंश्योर करना कि वो कंपनी सारे कंप्लायंसेस कंपनीज एक्ट के, उसके रूल्स के कंप्लाई कर रही है। तो आई होप आपको ये पूरा कंपनीज एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। अब कंपनीज एक्ट 2013 को रूल बेस्ड लेजिस्लेशन क्यों बोला गया? कंपनीज एक्ट एक्ट तो है, लेकिन एक्ट के साथ अलग से रूल्स भी बनाए गए हैं। तो कंपनीज एक्ट में आपको एक्ट भी पढ़ना है और रूल्स भी पढ़ना है। जब भी आप आगे कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो कई जगह लिखा आएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि बताया गया है। तो ये सब चीजें कहाँ प्रिस्क्राइब की गई है? ये सब चीजें रूल्स में प्रिस्क्राइब की गई है। तो जब भी कंपनीज एक्ट में लिखा होगा एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उसको पूरा समझने के लिए आपको रूल्स को रेफर करना पड़ेगा। रूल्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो जहां भी ये सब चीजें आएगी वहां पे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। जैसा कि अभी हमने बोला भी था, कंपनीज एक्ट तो कहाँ से पास हो गया? पार्लियामेंट से पास हो गया। लेकिन रूल बनाने की पावर किसको दे दी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे दी। क्या इंडिया में सारे एक्ट ऐसे रूल बेस्ड बनाए जाते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्ट रूल बेस्ड लेजिस्लेशन हो। जैसे कंपनीज एक्ट तो रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है क्योंकि उसमें रूल्स बनाए गए हैं। पर जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो, तो वहां पे आपको कभी भी रूल्स देखने को नहीं मिलेंगे कि उसके अलग से रूल्स भी बने हुए हैं। वो सिर्फ क्या है? एक एक्ट है। लेकिन कंपनीज एक्ट में एक्ट के साथ साथ रूल भी बनाए गए। अब कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा, ऐसा क्यों किया गया कि उन्होंने एक्ट और रूल्स को अलग अलग करा। जो चीज वो एक्ट में लिख सकते थे पर उन्होंने उसको एज में भी प्रिस्क्राइब करके रूल्स पे क्यों छोड़ा? तो कोई तो इसका रीजन होगा। उसका रीजन ये था कि कोई भी एक्ट में जब चेंज करना होता है तो वो वही अथॉरिटी कर सकती है जिसने उस एक्ट को बनाया हो। कंपनीज एक्ट कहाँ से बना? पार्लियामेंट से बना। पार्लियामेंट में हमने पूरी प्रोसेस फॉलो की तब जाके उस एक्ट को पास किया गया। अब अगर हमें कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी चेंज करना है, अगर एक नंबर में भी हमको वहां पे चेंज करना है, तो उसके लिए हमको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में अप्रूवल, सबकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब जाके वो कंपनीज एक्ट में हम अमेंडमेंट कर पाएंगे। तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक्ट को और रूल्स को दोनों को रखा और कहा कि जब भी एक्ट में चेंज करना होगा तो पार्लियामेंट के पास आना है। लेकिन जो मेन मेन बातें थी वो रूल्स में लिख दी गई, जिससे क्या हुआ कि रूल मेकिंग पावर हमने किसको दे दी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। जब भी रूल्स में चेंज करना है तो एमसीए खुद कर सकता है, उनको पार्लियामेंट तक जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये रीजन था कि एक्ट और रूल्स दोनों बनाए गए। जितनी भी मेन बातें थी जहां पे चेंज हो सकते हैं वो सब रूल्स में लिख दिया गया, ताकि जब भी अमेंडमेंट करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चेंज कर सकता है, उन्हें पार्लियामेंट तक जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए हम कंपनीज एक्ट को बोलते हैं रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। अभी तक हमने कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ वो समझ लिया। कंपनीज एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटी है, कैसे वर्किंग करती है, कंपनीज एक्ट रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, ये सारी चीज हमने देख ली। अब देखते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 को कैसे डिजाइन किया गया, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 29 चैप्टर्स है। अलग अलग टॉपिक के बेसिस पे 29 चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो 29 चैप्टर्स आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ने होते हैं। उन 29 चैप्टर्स में टोटल 470 सेक्शंस हैं। तो टोटल 470 सेक्शन कंपनीज एक्ट में है, लेकिन इनमें से कुछ सेक्शन डिलीट भी हो गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने की वजह से। और उसमें भी अगर आप सीए सीईटी या सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं तो आपको पूरे सेक्शंस पढ़ना नहीं होते। जो लास्ट के कुछ सेक्शंस होते हैं वो आपके सिलेबस में कवर नहीं है। तो इसलिए अराउंड 230-250 सेक्शंस होंगे जो आपको सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ने होते हैं। और कंपनीज एक्ट में इसके अलावा क्या दिए हुए? 7 शेड्यूल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर 7 अलग अलग चीजों के बारे में बता के रखा है। जैसे आपको याद होगा कि जब भी हम 11th-12th में बैलेंस शीट बनाया करते थे तो हम बोलते थे कि शेड्यूल 3 में इसका फॉर्मेट दिया गया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है उसमें पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है कि
बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनी होनी चाहिए, क्या सब हेड्स होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको शेड्यूल 3 में बताया गया ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ऐसे 7 शेड्यूल्स कंपनीज एक्ट में दिए गए। टोटल 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स कंपनीज एक्ट 2013 में बनाए गए हैं। एक बार हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जिसपे हम आरओसी आरडी के बारे में एक बार देखते हैं और इसके अलावा जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए गए, उसको भी एक बार समझते हैं। आपको उसके लिए एमसीए की वेबसाइट पे विजिट करना होगा। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 3rd नंबर पे पॉइंट लिखा है एक्ट्स एंड रूल्स, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप सारे एक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे एक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, आईबीसी, कंपटीशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। तो ये सारे एक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे पूरे एक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं वो सब यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हम व्यू मोर पे जाएंगे। जब आप व्यू मोर पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल 29 चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा नीचे आपको शेड्यूल्स दिख रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे 7 शेड्यूल्स, टोटल 7 शेड्यूल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को ओपन करेंगे, जैसे हम यहाँ ओपन करते हैं चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में आपको 2 सेक्शन दिखेंगे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। वैसे जब आप चैप्टर नंबर 2 ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे सेक्शन दिखेंगे। अब कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पे आप क्लिक करके और यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं कि उस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। पूरे सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से कंपनीज एक्ट 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 470 सेक्शन, जिसमें से कुछ सेक्शन डिलीट भी हो चुके हैं, और 7 शेड्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सब सेक्शंस को हम आगे कवर करेंगे। अब जो 7 शेड्यूल्स है उनमें क्या दिया हुआ है, तो शेड्यूल 1 है एमओए और एओए की टेबल। अब आगे जाके ये पढ़ोगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलग अलग कंपनी के हिसाब से टेबल दी गई है। तो वो टेबल में क्या है वो आपको शेड्यूल 1 में दिया गया है। यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए यूजफुल लाइफ क्या होती है वो शेड्यूल 2 में दिया गया है। बैलेंस शीट और पी&एल को बनाने के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको शेड्यूल 3 में दिए गए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोड आपको शेड्यूल 4 में दिया गया है। मैनेजर, एमडी, डब्ल्यूटीडी का अगर आप अपॉइंटमेंट करते हो तो उसकी कंडीशन शेड्यूल 5 में दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या कवर होगा, कौन कौन सी फैसिलिटी कवर होगी, वो शेड्यूल 6 में दिया गया है। और शेड्यूल 7 में आपको बताया है सीएसआर एक्टिविटीज के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के बारे में। तो ऐसे करके 7 शेड्यूल्स कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं। एक्ट के पास में आपको रूल्स दिख रहा है। जब आप रूल्स में क्लिक करोगे तो आपको कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स बने हुए हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम कंपनीज एक्ट को क्या बोलते हैं, इट इज अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, की उसमें एक्ट तो है साथ में रूल्स भी है। तो अलग अलग रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ लिखा है चैप्टर 2 द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। तो चैप्टर 2 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कवर होता है, तो उसी से रिलेटेड रूल यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे रूल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे रूल्स यहाँ पे जो बने हुए हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सारे रूल्स को भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा है कंपनीज एक्ट, साथ में आपको रूल्स भी पढ़ने हैं। इसके बाद इस वेबसाइट पे आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का। उस कॉन्टेक्ट अस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आरडी और आरओसी के बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी एमसी की ग्रेवेंसेस सेल है उसके यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडीज दिए गए हैं। अब अगर आप रीजनल डायरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 7 रीजनल डायरेक्टर की हमने बात की थी वो कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में एक रीजनल डायरेक्टर है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी कि वहाँ के आरडी कौन है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आरडी का एड्रेस क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक आरडी नॉर्थ में है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और साउथ ईस्ट है। साउथ वेस्ट नहीं दिया। तो इस तरीके से इन्होंने 7 रीजनल डायरेक्टर्स को यहाँ पे चार्ज दिया है। इसके बाद जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और मैप देखने को मिलेगा
वैसे आपको यहाँ पे सारे आरओसीज के बारे में दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आरओसी कौन है, वहां का उनका नाम यहाँ पे लिखा होगा, कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल्स और एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे लिखी होगी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक स्टेट में 2 आरओसी है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में आरओसी है, और यहाँ पे हमारा तमिलनाडु, जहाँ पे चेन्नई और कोयम्बटूर में क्या है, आरओसीज हैं। तो इस तरीके से मैप की हेल्प से आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आरओसीज है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी चीजें हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस की है, सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।